अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो अभी तक आप लोगों ने एक बहुत बड़ी अपडेट जो है वो सुन ही ली होगी। कल रात से इस चीज़ को रिपोर्ट किया जा रहा है और इवन ये चीज़ ऑलमोस्ट यहाँ पर कंफर्म हो गई है कि आज के दिन अब से थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान एक डेडिकेटेड डिफेंस पैक्ट जो है वो यहाँ पर साइन होने वाला है। और ये डिफेंस पैक्ट एक एक्सटेंशन है पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस ट्रीटी है उसकी, जो कि कुछ ही टाइम पहले, कुछ महीनों पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान साइन किया गया था। और ये जो पूरा एक डिफेंस पैक्ट है वो इस वजह से फेमस हुआ था। नेटो का जो आर्टिकल 4 है उसकी तरह की लाइंस मौजूद थी कि किसी एक कंट्री के ऊपर भी इस पैक्ट के अंडर कोई हमला होता है, कोई अटैक होता है, तो वो जो अटैक है दोनों कंट्रीज के ऊपर कंसिडर किया जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब इस पैक्ट को पहले ही साइन कर चुके हैं। जो हमारा SMDA पैक्ट है वो अब एक्टिव है। अब यहाँ पर इसके अंदर तुर्की ऐड होने वाला है। तुर्किश प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दोगान जो है वो अब से कुछ ही टाइम में सऊदी अरब में लैंड हो गए, जहां पर पहले से ही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और सऊदी अरब की जो लीडरशिप है वो वहां पर मौजूद है। और तमाम के इकट्ठे होने के बाद यहाँ पर एक जो प्रॉपर डिफेंस पैक्ट है, ट्राइलेटरल ट्रीटी है 3 कंट्रीज का, उसके ऊपर यहाँ पर साइन किया जाएगा। और इस ट्रीटी के अंदर तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान, ये तीनों कंट्रीज, इनमें से एक के ऊपर भी अटैक होता है तो 3 कंट्रीज के ऊपर अटैक कंसिडर किया जाएगा और तीनों कंट्रीज मिलकर एक दूसरे को यहाँ पर हेल्प आउट करेंगी। तो जैसे ही यहाँ पर ये ट्रीटी साइन होगा, आप यहाँ पर पहली दफा कह सकते हैं एक प्रॉपर ट्रू मुस्लिम नेटो जो है वो इस टाइम के ऊपर फॉर्म होने जा रहा है। और ऑब्वियसली बात है कि मुस्लिम कंट्रीज की हिस्ट्री में ऐसा पहली दफा हो रहा है, तो इसकी जो स्ट्रेटेजिक वैल्यू है, किस तरह से ये तीनों कंट्रीज को इम्पैक्ट करेगा और इस पैक्ट के बाद किस तरह से तीनों कंट्रीज को अपने डिफेंसेस को प्रिपेयर करना पड़ेगा, ऑब्वियसली ये चीज इन तीनों कंट्रीज के लिए काफी ज्यादा वाइटल हो जाएगी। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिफेंस सेक्टर के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से ये जो 3 कंट्रीज हैं इनकी कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन जो है वो डिफेंस में कितनी ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है। अब डिफेंस सेक्टर में ये चीज आपको यहाँ पर माननी पड़ेगी कि और बाकी जो भी मिलिट्री इक्विपमेंट है उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन 3 कंट्रीज के लिए इस टाइम के ऊपर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। तीनों कंट्रीज को अगर आप यहाँ पर देखेंगे, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान, इन तीनों कंट्रीज की ही जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है, स्ट्रेटेजिक सिचुएशन ऐसी है कि इनको एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की जरूरत है। चाहे तुर्की को आप यहाँ पर देखेंगे जिनके इजराइल के साथ भी रिलेशंस खराब हैं, उसके बाद ग्रीस के पास F-35 जो है वो आ रहा है, उसके बाद सऊदी अरब को देखेंगे तो उनको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेल्थ एयरक्राफ्ट चाहिए, और पाकिस्तान को यहाँ पर इंडिया को काउंटर करने के लिए और डोमिनेट करने के लिए यहाँ पर एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है। अब ऐसा भी यहाँ पर नहीं है कि तीनों कंट्रीज को यहाँ पर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट अवेलेबल नहीं है। इन तीनों ही कंट्रीज के पास डिफरेंट स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को लेकर, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को लेकर ऑफर्स हैं। तुर्की और सऊदी अरब को जो ऑफर है वो US की तरफ से है F-35 लाइटनिंग 2 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की, और पाकिस्तान को यहाँ पर ऑफर है चाइना से J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की। तो प्लेटफॉर्म भी यहाँ पर मौजूद है, ऑफर भी यहाँ पर मौजूद है और एक्सेस भी इनको किया जा सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि इन तीनों ही कंट्रीज के पास जो ऑप्शंस मौजूद हैं वो फॉरेन एयरक्राफ्ट हैं, यानी कि इनके अपने खुद के नहीं है, इनका उनके ऊपर ज्यादा कंट्रोल नहीं है। तुर्की और सऊदी अरब के केस में F-35 को लेकर US जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। पाकिस्तान को फिर भी यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्सेस J-35 एयरक्राफ्ट के साथ मिल सकता है, लेकिन तुर्की और सऊदी अरब को ये चीज बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। और कहीं ना कहीं इवन दो पाकिस्तान के पास J-35 का एक्सेस जो है वो फ्यूचर में आ सकता है, फिर भी पाकिस्तान अपना एक इंडिजिनस ऑप्शन या फिर बैकअप ऑप्शन जरूर रखना चाहते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान में यहाँ पर जो PFX प्रोजेक्ट है उसके ऊपर भी काम चलाया जा रहा है। कहीं ना कहीं जब आप ऐसी हाई स्टेक जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट में होते हैं, ऑल्दो आपके पास यहाँ पर फाइटर एयरक्राफ्ट की ऑप्शन मौजूद है, डिफरेंट कंट्रीज आपको अपने जो फाइटर एयरक्राफ्ट सेल करने की ऑफर कर रही होती हैं, लेकिन जब आप जियोपॉलिटिकली इतने बड़े लेवल के ऊपर इन्वॉल्व होते हैं तो ऐसी चीजों में मसले बनते हैं। इसी वजह से इस लेवल के ऊपर आकर अगर आपके पास कोई इंडिजिनस ऑप्शन है तो उसको यूटिलाइज करना यहाँ पर सबसे बेस्ट और रेलेवेंट अप्रोच है। तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो डिफेंस पैक्ट है, अब इस टाइम के ऊपर ऑलमोस्ट कंफर्म्ड चांसेस हैं कि आज इस डिफेंस पैक्ट के ऊपर साइन हो जाएगा। ये पैक्ट जो है वो ऑफिशियल हो जाएगा। जब इतने बड़े लेवल के ऊपर ये 3 कंट्रीज जियोपॉलिटिकली इन्वॉल्व होंगी, ऑब्वियसली अपने आप को सिक्योर करने के लिए इनको अपने एक इंडिजिनस फाइटर प्लेटफॉर्म की या फिर एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ेगी। अगर हम यहाँ पर कम से कम ये चाहते हैं कि हमारा जो पहला मुस्लिम नेटो बन रहा है उसके पास मिलिट्री वाइज यहाँ पर किसी किस्म का जो ड्रॉबैक है उनको फेस ना करना पड़े। कल को अगर US की तरफ से F-35 के अंदर इशू क्रिएट किया जाता है या चाइना यहाँ पर J-35 में इशू क्रिएट करता है, जिसके ऑब्वियसली कम चांसेस हैं, लेकिन इतने बड़े स्केल के ऊपर अगेन वही बात है कि अगर आपके पास एक इंडिजिनस स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का ऑप्शन है तो उसको यूटिलाइज करना यहाँ पर बेस्ट अप्रोच है। और इन 3 कंट्रीज के केस में, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के केस में, यहाँ पर जो कान स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, वो मोर देन परफेक्ट ऑप्शन है। पाकिस्तान और तुर्की इस प्रोग्राम के अंदर पहले से ही इन्वॉल्व है। पाकिस्तान का जो PFX प्रोजेक्ट है उसके अंदर जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है वो पहले से ही कान एयरक्राफ्ट के साथ कनेक्टेड है। इवन सऊदी अरब की तरफ से भी यहाँ पर पिछले साल ही इस चीज को एक्सप्रेस किया गया था कि कान के अंदर वो इंटरेस्टेड है और इस एयरक्राफ्ट के 100 से ज्यादा जो यूनिट्स हैं वो अपनी एयरफोर्स में, यानी कि रॉयल सऊदी एयरफोर्स के अंदर शामिल कर सकते हैं। अब जब यहाँ पर एक डेडिकेटेड
रिलेटेड डिफेंस ट्रीटी साइन होने जा रहा है। ये 3 कंट्रीज जो हैं वो आपस में एक नेटो अपना फॉर्म करने वाली है। तो ये कान एयरक्राफ्ट का जो प्रोस्पेक्ट है ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सिंपल अल्फाज में कहूँ तो ये 3 कंट्रीज मिलकर इस कान एयरक्राफ्ट को अपना एक इंडिजिनस प्लेटफॉर्म जो है वो बना सकती हैं, जहां पर 0 से लेकर 100% तक ये एयरक्राफ्ट जो है वो इन 3 कंट्रीज के कंट्रोल में होगा। और उसका अल्टीमेट एडवांटेज क्या है कि ये जो एक क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की, उसको लेकर ना तो आप यूएस के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे और ना ही आप यहाँ पर चाइना के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, यानी कि ईस्ट और वेस्ट से डिपेंडेंस आपकी खत्म हो जाएगी और आपका अपना यहाँ पर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होगा। कान में जो रेलेवेंट टेक्नोलॉजीज हैं उनके ऊपर काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। जो एक लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बच गया है इस एयरक्राफ्ट का, वो इसके स्टेल्थ इंजन हैं, जहां पर तुर्की इस टाइम के ऊपर अपने जो नेक्स्ट जनरेशन के इंजन हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और तीनों कंट्रीज में से पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की में से तुर्की के पास ही यहाँ पर सिर्फ जेट इंजन को डेवलप करने से रिलेटेड जो रेलेवेंट टेक्नोलॉजी है किसी हद तक मौजूद है। बिकॉज तुर्की अपने F-16 के लिए जो यूएस के बनाए हुए जनरल इलेक्ट्रिक के F-110 इंजन हैं उनको TOT के तहत अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चर करते रहे हैं। तो तुर्की के पास कहीं ना कहीं जेट इंजन को डेवलप करने का, उनको मैन्युफैक्चर करने का जो एक्सपीरियंस है वो मौजूद है, जो कि डायरेक्टली ये इसे अपना जो नेक्स्ट जनरेशन का इंजन है कान के लिए उसके अंदर यूज कर रहे हैं। और जेट इंजन की डेवलपमेंट में आप सब लोगों को पता है जो सबसे बड़ा इशू होता है वो फंडिंग का होता है। लेकिन अब यहाँ पर पाकिस्तान और सऊदी अरब के डिफेंस पैक्ट में आने से तुर्की का ये इशू जो है, फंडिंग का इशू जो है वो सॉल्व हो सकता है। और कंबाइंड यहाँ पर इन कंट्रीज के पास ये कैपेबिलिटी है इस टाइम के ऊपर कि ये एक ऐसा 5th जनरेशन स्टेल्थ प्लेटफॉर्म बना सकती हैं जिसका कंट्रोल इन 3 कंट्रीज के पास होगा। पहली दफा यहाँ पर ऐसा होगा कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को लेकर ना आप यूएस के ऊपर डिपेंडेंट होंगे ना आप चाइना के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। वो बात यहाँ पर ठीक है कि स्टॉप गैप के लिए यहाँ पर तुर्की भी F-35 को अक्वायर करेगा, पाकिस्तान भी J-35 को अक्वायर करेगा, लेकिन कान PFX यहाँ पर मिलकर एक स्ट्रॉन्ग बैकअप ऑप्शन के तौर पर रहेंगे ताकि कोई भी कहीं से भी आपकी जो एयरफोर्स की 5th जनरेशन कैपेबिलिटी है उसको कॉम्प्रोमाइज ना कर पाए। तो हमारे हिसाब से ये जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट वाला एस्पेक्ट है पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान, ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होने वाला है। और जिस तरह से हमने आपको पहले समझाया कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जो है स्ट्रेटेजिकली आपको काफी ज्यादा बेनिफिट देता है। और इस तरह का कोई भी पैक्ट हो जिसको इस टाइम के ऊपर ये 3 कंट्रीज साइन कर रही है, नेटो की तरह का जो पैक्ट होता है वहां पर आपकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू जो है वो काफी ज्यादा मैटर करती है। और स्ट्रेटेजिक वैल्यू या फिर जो स्ट्रेटेजिक डेटरेंस है वो ऐसे ही प्लेटफॉर्म्स, ऐसी ही काइनेटिक कैपेबिलिटी के थ्रू मिलती है जो कि आपको एक अपना 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट प्रोवाइड करता है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी मिली है इन तीनों कंट्रीज को, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान को। और स्पेशली पाकिस्तान के लिए तो यहाँ पर और भी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है बिकॉज हम यहाँ पर इस पूरे पैक्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रख रहे हैं जो कि न्यूक्लियर डिटरेंस का पॉइंट है। और इसी के थ्रू ना सिर्फ पाकिस्तान को यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी का एक्सेस है वो मिलेगा, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी तुर्की के साथ ऑलरेडी हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। कान जो है PFX प्रोजेक्ट की डेजिग्नेशन के अंदर पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होगा और इन सारे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए, फंड करने के लिए यहाँ पर सऊदी अरब जैसा पार्टनर मौजूद है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि चीजें पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए। आज ये जो है डिफेंस पैक्ट साइन हो जाएगा तो उसके बाद इंशाल्लाह हम आपको दोबारा से अपडेट देंगे। आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।